Welcome student. This is our lecture number 6 for class 12th. Lecture 6th. Class 12th. Unit 4 चली हुई है हमारी भाई. यूनिट 4. अब तक हमने भाई उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारी यूनिट है EMI, हालांकि यूनिट का नाम भी हमारा EMI है, लेकिन ये लगभग पहले चैप्टर में ही इसके बारे में हम पढ़ते हैं. ये तरीके से हमारा 1/3 पोर्शन इसका कंप्लीट हो चुका है. अब जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है इसमें, या जब नेक्स्ट पोर्शन हम इसमें शुरू करने वाले हैं, उसके अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा लगभग सारी उसी के अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारा मेन टॉपिक इसमें. ठीक है. इसके अलावा भी कुछ चीज़ जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यदि हम इसके बारे में बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं AC. अल्टरनेटिंग करंट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? AC. ठीक है. आपने AC और DC दो नाम सुने हो. दो करंट होते हैं हमारे पास. मेनली यदि हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट के बारे में तो इसका हम रिलेशन किसके साथ फाइंड आउट कर सकते हैं? वो होता है हमारा डायरेक्ट करंट, जिसको हम बोलते हैं DC. सपोज करो दो करंट है भाई हमारे पास. यदि मैं नॉर्मल बात करूं, मैं दो करंट मान रहा हूं. एक तो इस टाइप का है, ठीक है, और एक ये वाला करंट है हमारे. अब आप साइड डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि इसमें भाई नीचे की साइड कुछ भी नहीं, इसमें दोनों साइड. ये होता है हमारा डायरेक्ट करंट. क्या होता है ये? डायरेक्ट करंट. और ये होता है हमारे पास भाई अल्टरनेटिंग करंट. इसमें हमारे पास एक ही डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी. इसमें हमारे पास दोनों डायरेक्शन एक साथ चल रही है भाई, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. इसमें केवल कौन सी हमारे पास? पॉजिटिव. मतलब इसमें एक ही डायरेक्शन होती है, या तो पॉजिटिव मिलेगी या फिर नेगेटिव हमें मिलेगी. इसमें हमें एक साथ दोनों डायरेक्शन देखने को मिल रही है. इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है. यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट है हमारे पास, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हैं वो एक साथ चेंज हो रही है. ठीक है. इसलिए हमारा जो इसका अभी कोई भी जिक्र नहीं है, इसका हमें कोई भी रोल, खाली मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भाई AC और DC में क्या फ़र्क होता है. जो नॉर्मली बैटरी प्रोवाइड करती है वो डायरेक्ट करंट होता है हमारे पास, DC होता है. और जो वैसे हम जनरेट करते हैं, या फिर जनरेट करने का मतलब भाई जो नॉर्मल घरों में लाइट आती है हमारे, वो कौन सी होती है? अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है. ये तो हम बात कर रहे थे इन दोनों की कि भाई फ़र्क क्या होता है, लेकिन हमें डिफाइन किसको करना है? मेनली यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट को. अब इसमें क्या लिखेंगे हम? द करंट whose मैग्नीट्यूड लिख लो. चलो पहले whose मैग्नीट्यूड change, the current whose magnitude change continuously and whose magnitude change continuously and direction change periodically is called alternating current और AC. The general equation is given by I is equal to I naught sin omega t और
आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा। ये है हमारे पास भाई अल्टरनेटिंग करंट, जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्या होगा यहाँ पे डेफिनेशन से यदि हम बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट क्या बताया हमने, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली विद टाइम। विद टाइम और लिखो भाई इसको, विद टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट और एसी। और जिसके लिए जनरल इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी। यहाँ पे क्या है भाई, आई क्या है हमारे पास, यदि हम लिखें तो आई हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, आई नोट के हमारे पास पीक वैल्यू, पीक मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एसी, ओमेगा, ओमेगा क्या है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। और टी क्या हो जाएगा यदि यहाँ से लिखे हम, तो टी होगा हमारे पास टाइम पीरियड, ठीक है। और भाई टी हमने बता ही दिया हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड। उसके अलावा यदि हम इसमें लिखें जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो होगी, या फिर इसको हम भाई 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। और न्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाई टी, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम इसको, क्या है फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड फॉर एक कंप्लीट साइकिल होता है ऑफ एसी, ठीक है। इसमें हम आराम से बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या होगी। अब बात करते हैं भाई जो दो वैल्यू हमने लिखी है, इसको यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कौन सी के लिए हम कौन सा ग्राफ है वो लिखेंगे। इसको मैक्सिमम भी वैल्यू, पीक वैल्यू यदि किसी की समझ में ना आए तो हम इसको मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी दो इक्वेशन है हमारे पास, एक तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको पता है आई यदि साइन की यदि हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन की। और ये वैल्यू सपोज करो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। एक साइड हमने किसके लिए मान ली, वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम आई की वैल्यू के लिए, ये आई की मान लो आप, आई की वैल्यू के लिए, और ये हमारा टाइम पीरियड की वैल्यू। तो शुरू में जब टाइम 0 रहेगा तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी भाई, 0। कहने का मतलब ये है, इस तरीके से एक कंप्लीट साइकिल बनती। ये इक्वेशन होगी हमारे पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा टी बाई 2, टी बाई 4, 0, 3t बाई 2 और t। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा। अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हो किसके साथ भाई, हमने टेबल पढ़ रखी है, साइन की टेबल हमने पढ़ रखी, और उसमें क्या होता है कि जब हम यदि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भाई हाफ साइकिल होने के बाद शुरू में 0 से जैसे जैसे हम इसको आगे लेके जाएंगे हमारे पास वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, फिर धीरे धीरे घटेगी, फिर बढ़ती चली जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर कंप्लीट साइकिल होगा तो हम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्योंकि 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 0। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, 0 से, फिर वैल्यू धीरे धीरे हम इसको बढ़ा के ले आएंगे, ठीक है। अब यदि सेम हम बात करें, ये इस वाली इक्वेशन जो हमने बनाई है इसके लिए ये वाला ग्राफ हम लिख सकते हैं, और जो सेकंड इक्वेशन होगी हमारे पास इसके लिए यदि हम लिखें तो भाई इसमें वैल्यू है, इसको आप आई नोट से रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, जो ये वाली साइड होगी हमारे पास इतनी जो वैल्यू है ये आई नोट के इक्वल लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में यदि हम बात करें तो इसमें उल्टा होता है, शुरू में जब वैल्यू 0 होगी हमारे पास तो वैल्यू मैक्सिमम होती, इसमें इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है इसका, ठीक है।
ये वैल्यू 0 पे T/4, T/2 3T/4, 3T/4 आएगा भैया। और लास्ट में क्या होगा हमारे पास T। इसमें ग्राफ इस तरीके से चलेगा। अब आप कहोगे सर ये तो साइकिल कंप्लीट होगी भाई, जितना हमने ऊपर लिया उतना ही नीचे आ गया। इसमें भी वही, नीचे तो एक हाफ कंप्लीट हो ही गई। बात करें हम इसकी तो हाफ पोर्शन तो ये और हाफ ही ये वाला, T/2 टाइम इधर लगा, T/4 और T/4 इधर लगा, तो ये भी तो T/2 ही हो गया। तो दोनों टाइम मिलके हमारे पास सेम वैल्यू दे रहे हैं। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास, ये I को रिप्रेजेंट करेगी भाई, ये वाली साइड, ये वाली T को रिप्रेजेंट करेगी। ये वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो I0। यदि आपको सिमिलरली हम बात करें, इसको रब कर सकते हैं अभी हम, यहाँ तक कर लोगे ना भैया आप। ग्राफिकली पे ध्यान रखना कि कोस की वैल्यू शुरू में 0 पे मैक्सिमम होती है, इसलिए हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं। साइन की वैल्यू 0 में कम होती है, इसलिए हम इसको नीचे से शुरुआत कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें कि हमने दो इक्वेशन किसके लिए बना ली भाई, इसमें हम ईएमएफ को साथ लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो यदि हमें ईएमएफ के लिए वैल्यू निकालनी हो तो सेम आगे लिख लेना इसमें, सिमिलरली अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड बाय E is equal to E0 sin ओमेगा t और E is equal to E0 cos ओमेगा t। इस तरीके से हम दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं। किसके लिए भाई, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। सेम वही है इन दोनों में। देखो हमने जो पहली इक्वेशन लिखी थी उसमें क्या था कि I is equal to I0 sin ओमेगा t और I is equal to I0 cos ओमेगा t। इस तरीके से हमने इसको लिखा था। अब यदि हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं तो भी वैल्यू क्या है हमारे पास, सेम ही तो है। क्या फ़र्क है दोनों में, कोई भी फ़र्क नहीं। इसमें जो वैल्यू थी हमारे पास E की जगह I हुआ है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम। मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, इसको यदि हम लिखें क्या लिख सकते हैं, E क्या होगा हमारे पास भाई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। E0 क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ओमेगा टी और न्यू, वो तीनों तो बिल्कुल एज इट इज ही आएंगे जो हमने पहले पढ़े थे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, जिसके अंदर किसकी स्टडी की है भाई, हमने ये बताया है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट में क्या फ़र्क होता है। वो यूनि डायरेक्शन होता है, उसमें केवल एक ही डायरेक्शन एक टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। इसमें दोनों आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिल सकती है। अब ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती भाई, हमने डिफाइन कर दिया सॉरी, और उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसमें भाई मीन वैल्यू के लिए रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं। उसके अलावा मीन वैल्यू ऑफ एसी और अल्टरनेटिंग ईएमएफ दोनों के लिए हमें यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट करने। कैसे होंगे रिजल्ट वो देखो इसमें अभी। मीन वैल्यू और
एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन का मतलब शायद आप लोग समझते होंगे, इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे हम आई एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई एम से। मीन वैल्यू का मतलब आप सब समझते हो। अब मैं ये कह रहा हूँ, इसमें हमें जब इसको डिफाइन करेंगे तो एक चीज़ लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो? कि मीन वैल्यू होती है वो कंप्लीट साइकिल पे नहीं निकाल सकते हम। क्यों नहीं निकाल सकते कंप्लीट साइकिल पे? सपोज करो ये हमारे पास है और हमने कंप्लीट साइकिल ले ली। कंप्लीट साइकिल होगी ना, एक ही राउंड पूरा हो गया। भाई कंप्लीट साइकिल जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो कंप्लीट साइकिल ये है, जैसे ये मैं इसको कंप्लीट साइकिल बोल रहा हूँ। यदि हम इसको कंबाइन लिखे तो इस तरीके से बन जाएगा। यदि दोनों एक साथ हो तो कंप्लीट बन जाएगा ना, यहाँ से चल के यहीं पे, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होगी। पर यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, पहला हाफ पॉजिटिव में, दूसरा हाफ नेगेटिव में। अब मैं ये बता रहा हूँ कि आप कंप्लीट साइकिल पे यदि हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यदि तो वैल्यू 0 आएगी। क्यों आएगी भाई? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है एक साइकिल में कि जितना पॉजिटिव की साइड जाएगा उतनी ही नेगेटिव की साइड जाएगा। तो हम इसमें कंप्लीट साइकिल के ऊपर मीन वैल्यू नहीं निकाल सकते। मतलब जब हमारे पास पूरा टाइम टी दिया हुआ हो उस टाइम पे हम मीन वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे भाई, कोई भी एक हाफ साइकिल ले लो t/2, मतलब जब टाइम की वैल्यू कितनी हो हमारे पास t/2, उस दौरान हम इसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो लिखते हैं, यदि इसमें हम तो पहले ये रीजन बता देंगे हम क्या, कि मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC कैन नॉट फाइंड ओवर ए complete cycle because value of AC is equal in magnitude for positive and negative half which cancel each other। ठीक है। अब यदि हम बात करें मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर ए हाफ साइकिल, मे बी डिफाइंड एज, एक बार लिख लेते भाई इसको हम, मे बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ steady current which pass the same amount of charge, which pass the same amount of charge in हाफ साइकिल और टाइम t/2 एज
passed by the alternating current in the same time t/2। अब देखो भाई क्या लिख रखा है हमने यहाँ पे। पहले तो हमने वो बताया है कि जो मीन वैल्यू होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बराबर होगी, इसलिए हम उसको नहीं लेके चलते। तो बात कहाँ पे आती है कि भाई हम हाफ साइकिल पे रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, और हाफ साइकिल पे जब हम मीन वैल्यू लेते चलते हैं तो वो क्या होगी, एनी हाफ साइकिल कोई भी हो पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड सेंड लिख लो, चलो इसको चेंज कर लो भाई, which would send same amount of charge through the circuit in the time of half cycle, या इन यहाँ पे टाइम ऑफ और लिख लो भाई, इन टाइम ऑफ हाफ साइकिल एज इज सेंट, वही इसको भी चेंज करो फिर दोबारा से, एज सेंट बाय द अल्टरनेटिंग करंट। उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या होगी वो हमारे पास वैल्यू, मीन वैल्यू। अब आप कहोगे सर हमारे समझ में नहीं आया, ठीक है। हमने क्या कहा है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, चेंज होती रहे। भाई यही तो मान के चले ना, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, चेंज होती रहे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक ऐसा करंट है जो कंटिन्यूस सप्लाई देता है, जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास चेंज नहीं हो रही, तो वो जितना टाइम t/2 में जितना करंट पास करवाएगा, उसी वैल्यू को यदि अल्टरनेटिंग करंट पास करवाता है तो उसकी मीन वैल्यू होगी। भाई एक कोई भी हमारे पास AC दे दिया, एक हमारे पास स्टेडी करंट दे दिया, ठीक है। अब जितना स्टेडी करंट टाइम t/2 में करंट फ्लो करवाएगा, चार्ज पास करवाएगा, चार्ज अपॉन टाइम ही तो करंट होता है ना, तो वो चार्ज अपॉन टाइम कंटिन्यूस सप्लाई कर रहा है, टाइम कितना है t/2 में, जितना चार्ज फ्लो कर रहा है। यदि अल्टरनेटिंग करंट भी उतना ही चार्ज फ्लो करे तो वो अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू होगी। नहीं आई समझ में? सपोज करो भाई हमारे पास मीन वैल्यू AC की आती है, या AC कितना 10 एम्पियर करंट पास, वो 10 एम्पियर का, सॉरी इसको एक सेकेंड भाई, कि ये 10 कूलाम चार्ज पास करवा रहा है अल्टरनेटिंग करंट टाइम t/2 में। इसमें 10 कूलाम कैसे हो रहे कि भाई कभी तो 2 पॉजिटिव चले गए, कभी 3 नेगेटिव चले गए, फिर 4 पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इसमें तो 10 ऐसे बन रहे कि लास्ट में जाके देखा तो हमारे पास 10 आए। अब वो बेचारा क्या है कि एक 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 करके पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में किसी तरीके से भी, उसमें क्या है वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं, कॉन्स्टेंट है वो करंट, ठीक है। वहाँ पे वैल्यू यदि 10 आ रही है तो वो दोनों उसकी क्या होगी, उसकी मीन वैल्यू। बिल्कुल आसान है कि यदि हमारे पास कोई भी करंट दे रखा है, वो जितना स्टेडी करंट, तो उसको हम मीन वैल्यू ऑफ AC कब बोलेंगे कि यदि दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करे टाइम t/2 में, कोई भी टाइम दे दिए उस टाइम में यदि सेम फ्लो करे तो हम उसको क्या कहेंगे, मीन वैल्यू है उसकी। अब इसके लिए हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या होगा डेरिवेशन में, देखो, लेट द गिवन करंट, AC करंट या अल्टरनेटिंग करंट हम लिख सकते हैं इसको, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। ये हमने कोई भी एक इक्वेशन है, आपको पता है जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। वी नो दैट, हमें पता है भाई, क्या क्या पता हमें, कुछ नहीं पता हमें,
आई क्या होता है, चेंज इन चार्ज अपॉन क्यू बाई टी होता है, तो दोनों की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये हमने सेकंड मान लिया, ये इसको अभी रहने दो। तो यहाँ से यदि डी क्यू की वैल्यू मैं निकालूं तो डी क्यू क्या हो जाएगा भाई, डी क्यू क्या होगा हमारे पास, आई डी टी, ये हमने सेकंड मान ली। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, तो डी क्यू इज इक्वल टू किसके आ जाएगा भाई, आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी। इसमें एक बात ध्यान रखना भाई, इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाके डेरिवेशन सोल्व होंगे पूरे चैप्टर के, वरना इसमें इंटीग्रेशन आपको हर डेरिवेशन में लगभग एक बार करना पड़ेगा, तो उससे पहले आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है कि भाई डी क्यू इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। मेडिकल वाले बच्चों के लिए ये वाले टॉपिक हार्ड हो सकते हैं, क्योंकि उनको इंटीग्रेशन आता नहीं, और ये वाला हमारा किस पे बेस है, सारा इंटीग्रेशन पे। तो अब यदि हम यहाँ से भाई बोले स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आई हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन 3 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, 4 टोटल चार्ज sand in time of half cycle t by 2। तो इंटीग्रेट करवाएंगे, डी क्यू इज इक्वल टू टाइम क्या है भाई, 0 से t बाई 2, क्या है टाइम, 0 से 2 बाई 0 से t बाई 2 का आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, क्यू डी क्यू है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, क्यू। अब ये एक बार समझ लो, मैं आपको थोड़ा इंटीग्रेशन बीच में बता देता हूँ, ताकि जिस मेडिकल वाले हैं उनको भी दिक्कत ना हो इसके अंदर। डिफ्रेंशिएशन में पावर, सपोज करो हमारे पास कोई भी वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वो क्या होगा, ये नोट डाउन नहीं करना है, नहीं करना है नोट डाउन, फिर बता रहा हूं मैं दोबारा से एक बार, कभी कोई बीच में देखे और उतार के बैठ जाए। यदि एक्स स्क्वायर हमारे पास, तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 2x, सॉरी उसका डिफ्रेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करवाना हो तो वो क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3। कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन में पावर एक इंक्रीज करनी पड़ती है हमें। और यदि एक है, सिंगल एक या 2 लिखा हुआ है, इसका हमें इंटीग्रेशन करवाना है तो 2x होगा, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करवाना है तो 0 होगा। dx है, इसका हमें इंटीग्रेशन करवाना x होगा, dt है, इसका इंटीग्रेशन करवाना है t होगा। ठीक है, और ये होती है लिमिट, नीचे वाली लोअर लिमिट, ऊपर वाली अपर लिमिट। कुछ भी हमें इंटीग्रेशन करवाए उसके अंदर बाद में लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, लिमिट केवल वहां पुट करेंगे जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। सपोज करो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में dx लिखा हुआ है, तो जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस का साइन लोअर लिमिट। ठीक है, ये हमें इसके अंदर करना है। उसके बाद देखो, ये तो था आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ फिजिक्स जाके हमने बात की। अब हमारे पास वैल्यू है इसका इंटीग्रेशन, जो इक्वेशन 3 है, इसको हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू भाई आई नोट 0, आई नोट कॉन्स्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगा, t बाई 2 साइन ओमेगा टी और dt। ठीक है, इज इक्वल टू आई नोट माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से t बाई 2। ये आ गया हमारे पास q की वैल्यू। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, तो भाई फॉर्मूला है हमारे पास क्या, कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, कोस x। और यदि साइन 2x हो, इसका इंटीग्रेशन करवाना हो
तो वो क्या होता है हमारे पास, वो होगा कोस 2x अपॉन 2। मतलब जो एंगल में हो 1 है तो अपोन में 1 आएगा, 2 है तो अपोन में कितना आएगा 2। यहाँ पे कितना था ओमेगा, तो अपोन में कितना आ गया ओमेगा। ठीक है, t/2 ओमेगा है, इसको हम बाहर लिख सकते माइनस आई नोट ओमेगा, बचा क्या अंदर कोस ओमेगा टी और लिमिट 0 से t/2। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा हो ये t/2 है भाई, क्योंकि हाफ साइकिल पे इंटीग्रेशन करवा रहे हम। जहाँ पे भी t है किसके रेस्पेक्ट में करवाया था, dt के रेस्पेक्ट में, तो जहाँ पे भी t है वहाँ पे t/2 पुट कर देंगे हम। आई नोट ओमेगा कोस ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं 2π/t, और t की जगह मैंने क्या पुट करवा दिया t/2 माइनस कोस 2π/t इंटू में 0। ठीक है, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, q इज इक्वल टू माइनस आई नोट बाई ओमेगा कोस पाई माइनस कोस 0, आई नोट ओमेगा कोस पाई माइनस 1 कोस 0 1, लेकिन ये माइनस के कारण ये भी क्या हो गया -2, बाहर भी माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आई नोट बाई ओमेगा, किसकी वैल्यू आ गई क्यू की। सिंपल है, एक बार दोबारा देख लो, इंटीग्रेशन बता देता हूँ हमने क्या किया है कि भाई जो वैल्यू थी ये हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है आपको पता है, वो हमने लेके चली। करंट dq/dt होता है, ये भी हमें पता है। यहाँ से dq की वैल्यू निकाल ली, dt को उधर भेज के ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आने के बाद यहाँ पे i की वैल्यू पुट करवा दी, आई नोट साइन ओमेगा t dt, ये वैल्यू हमने पुट कर दी भाई। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या पता चला है कि जो इसके अंदर स्मॉल अमाउंट है कंप्लीट निकालेंगे, इंटीग्रेट करवाएंगे dq का इंटीग्रेशन और आई नोट साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन, तो ये वैल्यू आई। आई नोट कॉन्स्टेंट थे, हमने बाहर लिख दी। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करवा दे तो साइन ओमेगा टी का होगा कोस माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, t/2 से 0 ये हमारी लिमिट है। ओमेगा बाहर था, इसमें t है ही नहीं तो इसको हमने बाहर लिख दिया, माइनस के साइन को भी बाहर लिख दिया। कोस ओमेगा टी 0 से t/2 इसकी लिमिट होगी हमारे पास। ओमेगा को हमें पता है भाई, ओमेगा पहले भी लिखा था इसमें 2π/t, ये हम लिख सकते हैं ओमेगा को। तो ओमेगा को क्या लिख दिया 2π/t और t की जगह क्या लिख दिया t/2। फिर दोबारा ओमेगा को 2π/t एज इट इज और इसकी जगह पे क्या आ गया 0। ठीक है, t की जगह पे हमने 0 लिख दिया। कैंसिल करने के बाद t से t 2 से 2 कोस पाई और कोस 0, 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, कोस पाई -1 कोस 0 1, ये सोल्व करते ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या मान के चल रहे हैं भाई कि ये जो रिजल्ट आया है हमारे पास, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कितनी होगी इक्वेशन नंबर 4 तक। इसमें क्या कर सकते हैं अभी हम, if I am be the mean value in time t/2, then I is equal, I m क्या होगा भाई q/t/2 मीन्स 2 ऊपर चला जाएगा q/t, ये वैल्यू आ जाएगी q/t/2। टाइम कितना है t/2, अरे I इज इक्वल टू q/t, ये फॉर्मूला यूज किया। टाइम कितना है t/2, तो नीचे t/2 ऊपर चला जाएगा 2 q/t, और q की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास यहाँ से 2 इंटू 2 आई नोट ओमेगा, और इधर कितना है हमारे पास इंटू में 2।
ये Q की वैल्यू पुट कर दी भाई हमने, 2/T एज इट इज रखा, Q की वैल्यू ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यदि यहाँ से हम लिखें तो 2/T इंटू 2IM की वैल्यू है भाई इधर, आई नो ओमेगा की जगह 2 और T ऊपर, T से T कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2/I0 IM, ये रिजल्ट आया भाई हमारे पास। और ये रिजल्ट हम न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं या वैसे कंपटीशन के हिसाब से। और इसकी वैल्यू जो होती 2/π की हम एक डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 0.637 I0, मीन्स IM इज इक्वल टू 0.637 I0। इसका मतलब समझे कि जो लास्ट में हमने रिजल्ट लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है hence mean value of AC that is IM is 0.637 times of peak value of AC कि जो हमारे भाई ये पीक वैल्यू है हमारे पास, इसको यदि हम 0.637 से मल्टीप्लाई कर दे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्टरनेटिंग सॉरी जो मीन वैल्यू है हमारे पास AC की, जो हम IM लेके चले थे उसकी। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं और 637% ऑफ पीक वैल्यू कि जो हमारे पास मीन वैल्यू है वो क्या है भाई 0.637 टाइम्स होगी किसकी, अल्टरनेटिंग जो पीक वैल्यू होगी किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की उसके। ठीक है, अब एक बार दोबारा देख लो हमने किया क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ करना क्या है कि हमें वैल्यू दे देगा, एक इक्वेशन दे दी शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या इक्वेशन दी थी हमें, ये लिखना नहीं है जो लास्ट में अभी लिख रहे हैं, ये आपको नहीं लिखना है कि I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी था और I इज इक्वल टू dQ/dt था। ठीक है, वहाँ से हमने dQ की वैल्यू निकाल ली, क्या हो गया I dt, यहाँ से I की वैल्यू पुट करवा दी ऊपर वाली हमने, नीचे वैल्यू पुट होते ही इंटीग्रेशन करवा देंगे। हाफ साइकिल पे ले रहे, हाफ साइकिल पे क्यों लेके जा रहे, क्योंकि यदि हम कंप्लीट साइकिल पे निकालते हैं तो वैल्यू 0 आती है हमारे पास, ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू क्या है इसके अंदर सेम, तो हम हाफ साइकिल के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। हाफ साइकिल पे निकालने के बाद हमने क्या देखा है कि भाई रिजल्ट जो है वो इक्वल लेके आने के लिए इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा, टोटल रिजल्ट हमें चाहिए, जब इसका इंटीग्रेट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास टोटल रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके लिए हमने इंटीग्रेट करवा दिया हाफ साइकिल पे, फिर हमारे पास चार्ज की वैल्यू ये आ गई थी Q इज इक्वल टू 2I0/ओमेगा। अब हमने मान लिया भाई IM हमारे पास मीन वैल्यू है और T/2 टाइम पीरियड की वैल्यू, तो IM इज इक्वल टू Q/T/2, T/2 ऊपर चला गया, ये वैल्यू आ गई। इसको हमने क्या किया, Q की वैल्यू जो आई थी वो पुट करवा दी इसके अंदर, सोल्व कर लिया, IM की वैल्यू आ गई 2/π को डायरेक्ट हमने क्या लिख सकते हैं 0.637 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इससे हमें पता लग गया कि हमारे पास जो पीक वैल्यू का यदि हम प्रोडक्ट करवाते हैं 0.637 के साथ तो हमारे पास उसकी मीन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यह हम बोल सकते हैं जो हमारे पास पीक वैल्यू है उसका 63.7% जो होगा वो क्या होगी वैल्यू हमारे पास उसकी मीन वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारे पास मीन वैल्यू किसके लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। अब हम मीन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग EMF के लिए।
अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये हमारा भैया अगला टॉपिक। अब इसके अंदर क्या करना है, बिल्कुल एज इट इज होगा जैसे हमने पहले वाला किया है। कुछ टॉपिक है, मतलब कुछ टॉपिक नहीं, कुछ एक दो पॉइंट हमारे पास जो थोड़े बहुत इसमें अलग होंगे, बाकी सारा पोर्शन एज इट इज ही चलने वाला है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF over a half cycle is defined as amount of constant EMF which send the same amount of charge which would same amount of charge in a time of half cycle as it sent by alternating EMF। सेम वही है, करंट की जगह इसमें क्या आ गया भाई हमारे पास EMF। बाकी मुझे नहीं लगता इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस है, बिल्कुल सेम ही है दोनों। ठीक है, अब हमें पता है क्या इक्वेशन क्या होगी भाई, जनरल इक्वेशन यदि हम बात करें, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। वी नो दैट I is equal to E by R, where R is resistance of the सर्किट। R क्या हमारे पास भाई, रेजिस्टेंस है। अब कहोगे सर ये कहाँ से भाई, ओम्स लॉ हमने पढ़ रखी, V इज इक्वल टू आई आर, और ये E और V बराबर बात दोनों। यहाँ से I की वैल्यू क्या आएगी, V बाई R, और V की जगह हमने क्या लिख रखा है, E। दोनों क्या है, सेम ही है हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू आ गई भाई। EMF भी एक तरीके से हमारे पास पोटेंशियल की ही एक वैल्यू होती है, पोटेंशियल की ही एक टर्म है, इसलिए हमने लिखा है इस तरीके से। अब इसके अंदर यदि हम लेके चले इसको, स्मॉल अमाउंट ऑफ charge sent in small time, चार्ज की जगह पे भी हम लिख सकते हैं क्या, dq। ठीक है, तो I इज इक्वल टू dq बाई dt, और dq इज इक्वल टू I dt, और I की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई हम, dq इज इक्वल टू E बाई R dt लिख सकते हैं इस तरीके से। अब dq इज इक्वल टू E की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई हम, यूजिंग फर्स्ट E नोट बाई R साइन ओमेगा टी dt, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ठीक है, E की वैल्यू हमने पुट कर दी, E नोट साइन ओमेगा टी अपॉन R इंटू dt। अब टोटल अमाउंट निकालेंगे हम,
total amount of charge sent in time t by 2। तो इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी, 0 से t बाई 2 हो जाएगी भाई dt। ये क्या आ गया, q इज इक्वल टू ई नोट बाई आर तो बाहर, 0 से t बाई 2 साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यदि हम यहाँ पे बात करें Q इज इक्वल टू ई नोट बाई आर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, उधर से करेंगे तो माइनस कोस ओमेगा टी, ओमेगा सेम है जी टी, 0 से t बाई 2। ठीक है, Q इज इक्वल टू माइनस ई नोट बाई आर ओमेगा, या ओमेगा आर लिख सकते हैं हम इसको, ओमेगा बाहर ले आए नीचे से हम, तो कोस 2 पाई बाई टी इंटू टी की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, t बाई 2 माइनस कोस 2 पाई बाई टी इंटू 0। टी की जगह पे एक बार t बाई 2 रखा, टी की जगह एक बार 0 लिख दिया, ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई बाई टी। ठीक है, माइनस ई नोट ओमेगा आर, ये तो कैंसिल, -1, ये 0, ये भी वैल्यू -1, Q इज इक्वल टू -2 प्लस हो जाएगा -2 ई नोट ओमेगा आर। ठीक है भाई, आ गया होगा शायद यहाँ तक समझ में। अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये वैल्यू किसकी है भाई, चार्ज की। चार्ज की वैल्यू हमने निकाल ली, पिछले वाले में भी यही ऐसे ही हमने सेम चार्ज की वैल्यू निकाली थी। अब यदि हम बात करें किसकी, इफ उस पहले वाले में हमने किसकी वैल्यू क्या मान के चले थे हम, आई एम मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की। यहां पे क्या लेके चलेंगे हम, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। इफ ईएम be the value of alternating EMF, then in time, therefore half cycle। अब हमें एक बात पता है, क्या पता है भाई हमें, कि जो Q की वैल्यू यदि हम लिखे यहाँ से, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, EM, ये ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, क्योंकि Q इज इक्वल टू हम तो क्या लिखने वाले हैं, EM अपॉन R इंटू टी की जगह क्या लिखने वाले हैं भाई, T बाई 2। EM की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो 2R इंटू Q अपॉन टी, बाकी सारी वैल्यू साइड भेज दी, 2R ऊपर टी नीचे। EM की वैल्यू यदि निकाले 2R अपॉन टी, Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, ये वैल्यू 2 ई नोट ओमेगा R, R से R कैंसिल, 4 ई नोट टी, सॉरी टी, ये एज इट इज, ये दोनों की मल्टीप्लाई करवा, ई नोट एज इट इज, ओमेगा की जगह क्या लिख दिया, 2 पाई बाई टी, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 बाई पाई ई नोट, ई एम की वैल्यू आ गई हमारे पास। कुछ है फ़र्क मिला आप लोगों को इसके अंदर, कोई वैल्यू अलग मिली हो?
अब ये वैल्यू पता, हम इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0.637 ई नोट, ठीक है। और साइड में क्या लिख देंगे हम भाई, इसमें भाई ये ई नोट बाई आर आई का फॉर्मूला था, इसलिए ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आई है, बाकी सब हमने कुछ अलग नहीं किया, बाकी सारी टर्म हमारे पास एज इट इज है जो हमने पहले की थी। क्या होगा इसमें अभी, हैंस मीन वैल्यू of alternating EMF is 0.637 of peak value of EMF और 63.7% of peak value। दोनों टॉपिक एक जैसे ही है। इस यूनिट की एक और ख़ास बात है, इसमें डेरिवेशन लगभग आपको 15 से 16 देखने को मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर ही, लेकिन उनमें फ़ायदा ये है कि जो चीज़ हमें करंट के लिए निकालनी है वही सेम वैल्यू हमें ईएमएफ के लिए निकालनी, तो वहाँ पे आप आसानी से उनको कर सकते हो। तो ये थे आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर हमने भाई मीन वैल्यू फाइंड आउट की है। पहले हमने ये पता किया कि होता क्या है, अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, उसके बाद हमें पता लगा कि मीन वैल्यू हमें किस तरीके से हम दोनों की फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने जो रिजल्ट आज यहाँ पे आया है वो आपको न्यूमेरिकल के अंदर या उस तरीके से, इसमें से एक न्यूमेरिकल हरियाणा बोर्ड में भी पूछा जाता है, सीबीएसई में तो आते ही आते हैं, उसके अलावा हरियाणा बोर्ड में भी इस चैप्टर में से हमें एक न्यूमेरिकल मिलता है। E इज इक्वल टू या EM इज इक्वल टू 637 ई नोट और IM इज इक्वल टू, ये जो दोनों रिजल्ट आए हैं हमारे पास, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे दोनों ही पेपर में पूछे जाते। तो मीन अल्टरनेटिंग करंट आपको पता लग गया क्या होता है, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली, डायरेक्शन है वो पीरियडिकली मतलब एज वी इंक्रीज द टाइम द डायरेक्शन चेंज हाफ साइकिल पे अलग होगी, उस तरीके से हम यदि फाइंड आउट करें तो वो वैल्यू हमारे पास अलग आएगी। तो मीन वैल्यू और करंट और ईएमएफ दोनों के हमने फाइंड आउट कर ली है। कल हम इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यू वो हम इसकी फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।